हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई रोहन पे। कल हमने तीन वंशों का तीन वंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि एक वंश था कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे, जो कि एक नया वंश और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, पहले तो हम ये जानेंगे और फिर बाद में इनके बारे में जानेंगे कि कितने शासक हुए थे और किसने कब तक शासन करा था। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम में ले लें, चाहे छोटा एग्जाम है बड़े एग्जाम, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे लेवल के भी और बड़े लेवल के भी। तो हम शुरुआत करते हैं गुप्त काल से। और यहाँ से ईस्वी स्टार्ट होगी हमारी, ईस्वी पूर्व तो हट जाएगा, अब ईस्वी आगे को चलने लगेंगे यहाँ से। तो गुप्त वंश का शासन 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसमें सबसे पहले शासक श्रीगुप्त हुए थे, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना करी थी। जिन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन करा था और इन्होंने महाराजा की उपाधि दी थी। ठीक है, महाराजा की उपाधि ले ली इन्होंने। और इनका पुत्र हुआ था घटोत्कच। ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, ये दूसरा है। ठीक है, इसका शासन चलेगा 280 से 319 तक इनका शासनकाल चलेगा। ठीक है, इन्होंने ही महाराजा की उपाधि दी थी। श्रीगुप्त ने और इनके पुत्र घटोत्कच ने, दोनों ने महाराजा की उपाधि ली थी। महाराजा की उपाधि उस टाइम पे क्यों लेते थे, ये भी हम बात जान लेते हैं। महाराजा की उपाधि पहले सामंतों की हुआ करती थी, क्योंकि एक आप सपोज करो जैसे कि यूपी है, यूपी के राजा इस टाइम योगी जी हैं। ठीक है, अब योगी तो राजा है, तो उनकी उनकी उपाधि तो अपनी इच्छा से लेंगे, जो भी लेंगे बड़ी उपाधि लेंगे। पर लेकिन जो उनके जो छोटे जितने भी ठिकाने होंगे ना, जैसे कोई इलाका एक क्षेत्र है किसी मंत्री को दे दिया, ऐसे ही उस टाइम पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, जिनकी महाराजा उपाधि रहती थी। सामंत रहते थे राजाओं के राज दरबार में। हालांकि इनके पास भी सेना वेना रहती थी थोड़ी बहुत, पर छोटे छोटे राजा रहते। कोई किसी पर छोटा ठिकाना होता था, किसी पर बड़ा होता था। सबका मतलब अपना अपना लेवल रहता था एक, पर इनका भी थोड़ा बहुत वर्चस्व रहता था उस टाइम पर। राजा के टाइम पे, राजा के शासन में भी थोड़ी बहुत ये भी चलाते थे, और राजा तो खैर चलाते ही था अपनी सारी। ठीक है, ये इनकी महाराजा की होगी। अब इनके घटोत्कच के पुत्र होंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम एक इम्पोर्टेंट शासक है वैसे, पर इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस इनमें हम खाली इनकी सन याद कर लें, किस सन तक शासन करा था इन्होंने, और इनकी उपाधि याद कर लें। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, 319 से 335 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। इनके इतिहास में एक बात, इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी पूर्व में, क्योंकि इनका राज्य रवाना होता ना 319 ईस्वी में, तो उसकी खुशी में इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। पर लेकिन इन्होंने इसका इतना इस्तेमाल नहीं करा था, इसका यूज चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था ज्यादा। तो हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पर इसका जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर बस इतने कर लेते हैं कि इन्होंने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू कर दिया, इन्होंने इतना यूज तो लिया नहीं। और इन्होंने श्रीगुप्त ने, घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि दी है, पर लेकिन ये महाराजाधिराज की उपाधि लेंगे। ठीक है, ये दो उपाधि हो गई, दो श्रीगुप्त की और घटोत्कच की तो सेम उपाधि थी महाराजा, और चंद्रगुप्त प्रथम की हो गई महाराजाधिराज। क्योंकि चंद्रगुप्त तक शासन इनका ठीक ठाक हो गया था, ये ठीक ठाक मतलब साम्राज्य विस्तार हो गया था इनका। और अब इनके बाद आएंगे समुद्रगुप्त, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। उनके बारे में बताया तो बहुत कुछ आता है, पर लेकिन हम इसमें मेन फैक्ट जानेंगे और थोड़े बहुत
ज़्यादा भी जाने, पर इतना नहीं कि 1 घंटे की वीडियो बना दी किसी ने। मैं आपको उसका इम्पोर्टेंट बता दूंगा उसका, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट होगा। चंद्रगुप्त ने, ठीक है, और इन्होंने शादी की और बात कर लेते हैं। इनकी जो शादी हुई थी, लिच्छवी राजकुमारी देवी से हुई थी। मैं इनकी पत्नी का नाम इसलिए बताया क्योंकि समुद्रगुप्त जो थे उस बहुत ही सौभाग्य की बात मानते थे कि मैं लिच्छवी राजकुमार देवी का पुत्र हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इनकी पत्नी कौन थी। अब बात कर लेते हैं हम समुद्रगुप्त की। तीन सौ पैंतीस तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन चला। 335 ईस्वी में बैठ जाएंगे अब समुद्रगुप्त का शासन चलेगा 335 से 380 ईस्वी तक। इन्होंने जो अब तक राजा हुए हैं गुप्त वंश में, कुछ हटके काम किए थे इनसे। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार की नीति पर ज्यादा फोकस करा था। इन्होंने अपने दिग्विजय नीति को अपनाया था। दिग्विजय का मतलब होता है दिशा को जीतने वाला, यानी इन्होंने इनकी चारों दिशाओं को जीतने की नीति बनाई इन्होंने। और इन्होंने इसमें महारत भी हासिल करी थी, क्योंकि इन्होंने, इनका साम्राज्य जो था ना, सारा उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे में फैल चुका था इनका शासन, जिसे कि 5 समूह में बांटा गया था। इनके शासनकाल में एक हरिसेन कवि भी हुए थे जो इनके दरबार में रहते थे। उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ विश्लेषण से बताया है, और इन्होंने पर्याप्त प्रशस्ति में लिखा था, जो कि इलाहाबाद में पड़ती है। और जहांगीर ने रखवाई थी। जहांगीर के टाइम पे जब अकबर वहाँ के शासक हुआ करते थे, तो जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में रखवाई थी वो कौशाम्बी से, ठीक है। उसमें सारा सब कुछ दिया रखा है इनके बारे में। पर्याप्त प्रशस्ति, इसमें हरिसेन ने लिखा है इनके बारे में कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे सब में विजय प्राप्त करी थी। किसी भी युद्ध में ये हारे नहीं थे। इनका जिक्र भी आता है कि इनके शरीर पर 100 घाव थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि 100 घाव होने का मतलब है सीधी सी इन्होंने 100 युद्ध तो इन्होंने लड़े थे। 100 युद्ध लड़ने के बाद में कुछ ऐसे भी युद्ध लड़े होंगे जिनमें ने एक घाव भी नहीं मिला होगा। तो खुद ही जान सकते हैं कि कितने शक्तिशाली राजा रहे होंगे उस टाइम के। तो पहले इनके 5 समूह की बात कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ, किस जगह से किस जगह तक इन्होंने शासन करा था। पहले समूह में आता है हमारा गंगा और यमुना का दबाव। गंगा यमुना का दबाव आता है उत्तरी भारत में। जितना भी उत्तर का भारत है ना, उत्तरी मैदान जो है, वो सारा गंगा यमुना दबाव में आता है। तो यहाँ के जितने भी राज है सबको इन्होंने जीत लिया था। फिर दूसरा समूह आता है इनका पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में उस टाइम पर नेपाल, असम और पश्चिम बंगाल आते थे। 3 राज्य आए थे। यहाँ के जितने भी राज्य सबको हरा देता है, वहां भी इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और तीसरे समूह में आता है पूर्वी दक्कन। दक्कन का क्षेत्र जो महाराष्ट्र है ना, हमारा महाराष्ट्र का दक्षिण में जो है ना, जितना भी महाराष्ट्र का दक्षिण में क्षेत्र पड़ता है वो सारा दक्कन में ही आता। मतलब महाराष्ट्र से नीचे का क्षेत्र हमारा दक्कन में ही आता। तो वहां पर पल्लवों का राज था उस टाइम पे। तो पल्लवों को इन्होंने हराया था, और उस पल्लवों को हराने के बाद उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं इन्होंने, ठीक है। फिर चौथा समूह आता है हमारा विंध्याचल का क्षेत्र। विंध्याचल का क्षेत्र जो है ना, हमारे जितना मध्य प्रदेश राज्य है ना, मध्य प्रदेश के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सब हमारा विंध्याचल में ही आता था। जो विंध्याचल के इतने आसपास के क्षेत्र थे वो सारे जीत लिए थे इन्होंने। फिर 5वां आता है हमारा शक और कुषाण। क्योंकि इनसे पहले तो कुषाणी राज कर रहे थे ना यहाँ पर। तो कुषाण, शकों को और कुषाणों का राज था अफगानिस्तान में।
ठीक है। ये अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे शकौर कुषाण, इनको यहाँ पे हराया, इनके भी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इनका इधर देख लेते हैं हम, इधर असम से लेके और इधर पश्चिम में हमारे अफगानिस्तान तक इनका शासन हो गया, और ऊपर उत्तर हिमाचल से लेके हिमालय से लेके नीचे तक हमारे महाराष्ट्र तक शासन हो गया इनका, दक्षिण में दक्कन तक। तो इनका साम्राज्य विस्तार तो हो गया पूरी अच्छी तरह से। दक्षिण में तमिलनाडु में कांची पड़ता है, वहाँ कांची तक पहुंचे थे, वहां तक के इन्होंने राजाओं को हरा दिया था सारे को, और वहां तक तमिलनाडु के कांची के क्षेत्र तक को इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तमिलनाडु में कांची पड़ता है, यहाँ के क्षेत्र को भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो हमें इनके बारे में जानकारी देख के पता चल गया कि कितने ठीक साम्राज्य विस्तारक थे, और इन्होंने कैसे कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार करा, कितने उस टाइम प्रसिद्धि हासिल करी होगी इन्होंने, इतने साम्राज्य इतने राज्य जीते थे इन्होंने, इतने राजा महाराजा सब हरा दिए थे। इनके सामने कोई भी इतनी बड़ी शक्ति नहीं बची थी जो इन्हें हरा सकती थी या इनका सामना कर सकती थी। अब हम बात करते हैं इनकी उपाधि की। उपाधि इन्होंने दी थी नेपोलियन की उपाधि दी थी इन्हें वी.एस. स्मिथ ने। डॉक्टर वी.एस. स्मिथ हुए हमारे इतिहासकार, उन्होंने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। नेपोलियन वी.एस. स्मिथ के द्वारा। और पर्याप्त प्रशस्ति में बताई दिया है कि उसमें हरी शेर ने लिखा था कि इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था, इन्होंने सारे युद्ध जीते थे, जिसकी इनकी बहादुरी की वजह से इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। और इनके जितने भी राजपाट इनके समय के जितने भी इनके सामंत हुए हैं, यानी कि इनसे नीचे के राजा थे, वो सभी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाया था इन्होंने अपने टाइम पर। बताने को बहुत कुछ है इनके लिए, मैं वीडियो 1 घंटे की बनाया था, पर लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उनकी बात करेंगे फिलहाल इस वीडियो में, जिससे कि हमारा सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल कवर हो जाए एग्जाम की दृष्टि से। बस ये इनकी डेट याद करने की जरूरत है, ये ज़्यादा याद करेंगे, जिससे कि कुछ भी पूछे कि इसका शासनकाल समुद्रगुप्त शासन कब से कब तक हुआ, हम आसानी से बता पाए। एग्जाम में इतना ही पूछता है, इससे बाहर का मैं आशा करता हूँ पूछा नहीं जाने का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए।